तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा पीसीएस प्री 2024 के लिए आपको लगातार वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं, जिसमें आपको जीएस और करंट अफेयर इन दोनों की हमने प्लेलिस्ट बनाकर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप हमारे इन दोनों प्लेलिस्टों को जाकर चेक करिए और आपको लगातार और क्रमशः हमारी वीडियो सीरीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ से आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये भारत के भूगोल का पार्ट 1 है। इसके बाद 2-3 पार्ट इसके और आने वाले हैं, ठीक है। अगर ये आपको पार्ट 1 अगर पसंद आता है तो आप उन पार्टों को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया गया है भारत के कुछ राज्य दिए गए हैं, ठीक है। इन राज्यों का कौन सा ऐसा समूह है जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए पहला समूह है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 स्टेट जो हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों तो सीमा बनाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश से पाकिस्तान की सीमा नहीं बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा विकल्प है बी। यहाँ देखिए पहला इसमें दिया है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। तो देखिए यहाँ जो विकल्प बी दिया गया है यह विकल्प आपका सही है और ये चारों राज्य जो दिए गए हैं यहाँ पर, इन चारों राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बाकी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन तीनों की सीमाएं बांग्लादेश से आपकी मिलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, ठीक है। तो त्रिशूल शिखर के संबंध में देख लेते हैं कथन कौन कौन सा दिया गया है। देखिए यहाँ दिया गया है, पहला कथन है कि यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, ठीक है। दूसरा कथन क्या दिया गया है? दूसरा कथन दिया गया है कि यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, ठीक। ये 2 कथन दिए गए हैं। अच्छा, यही 2 कथन दिए गए, ठीक है। तो इन दोनों कथनों में से देखना है कि कौन कौन से कथन सही है और कौन कौन से कथन गलत है, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी विकल्प केवल एक सही है, ठीक है। तो विकल्प एक में क्या दिया गया है? दिया गया है कि यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। तो यही विकल्प इसका सही है, दूसरा वाला विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया है व्याख्या में कि त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल फर्स्ट की ऊंचाई 7120 मीटर है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये इसकी व्याख्या है। त्रिशूल यानी 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है ये, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम ऊंचाई जो है वो 7120 मीटर है, ठीक। तो ये इसकी व्याख्या रही और इसीलिए ये जो विकल्प 2 में दिया गया है यहाँ पर कि इसकी ऊंचाई ये 7500 मीटर है, ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए हो जाएगा, यानी अफगानिस्तान के साथ। डूरंड रेखा भारत की किसके साथ है? ये अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? यह है रेडक्लिफ रेखा, ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा किसके किसके बीच है? तो डूरंड रेखा है भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य है। इसके बाद मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? तो ये भारत और चीन के मध्य है, ठीक है। और मैगिनाट रेखा किसके किसके बीच है? तो ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य है, ठीक। मैगिनाट रेखा आपका फ्रांस और जर्मनी के मध्य है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, असत्य है, कौन सा कथन इसमें से असत्य है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए पहला कथन दिया गया कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये सही हो जाएगा।
दूसरा दिया गया कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो ये भी सही है। विश्व के जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा राष्ट्र है ही चीन के बाद, ठीक है। तीसरा यहाँ विकल्प दिया गया है कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो देखिए ये भी सही है, ठीक। तो ये यहाँ जो 3 विकल्प दिए गए हैं, ये तीनों विकल्प भारत के परिप्रेक्ष्य में आपके सही है, ठीक है। चौथा विकल्प क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो देखिए यही विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका विकल्प डी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो दिया गया है कि सूर्योदय आपका मिजोरम राज्य में होता है, तो देखिए मिजोरम राज्य में भारत का सूर्योदय सर्वप्रथम नहीं होता है, बल्कि कहाँ होता है, तो ये होता है अरुणाचल में। कहाँ होता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। भारत का सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, या पार करती है। तो इसमें से यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, जैसे माही, चंबल, नर्मदा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो माही नदी 2 बार कर्क रेखा काटती है और ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है। कहाँ से उद्गम है इसका, मध्य प्रदेश से। और कहाँ कहाँ जाती है, तो राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर से, ठीक है। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी आपका त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, इन तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से, ठीक है, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें दिया गया है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। तो देखिए कर्क रेखा के संबंध में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, आप जाकर हमारे शॉर्ट वीडियो की लिस्ट में उसको देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसे याद करने का एक ट्रिक भी बताया है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन एक, यहाँ पर देखिए कुछ दर्रों के नाम दिए गए, ठीक है। यहाँ कुछ दर्रों के नाम दिए गए और ये उनके स्टेट के नाम दिए गए हैं, यानी कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है हमें कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला दिया गया है आपका नाथुला दर्रा। तो देखिए नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के साथ दिया गया है। पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो नाथुला दर्रा आपका पड़ता है सिक्किम में, ठीक। कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका सिक्किम राज्य में। तो नाथुला सिक्किम हो जाएगा, इसलिए ये विकल्प गलत दिया गया, यही सुमेलित नहीं है। बाकी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में ही है, ये सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में सही है। पालघाट केरल में, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट श्रृंखला में स्थित नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, जो नाम दिए गए हैं, इसमें आपका थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये तीनों जो दर्रे हैं ये आपके पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं, ठीक है। इसमें से जो दिया गया है यहाँ पर खैबर दर्रा, ठीक है, कौन सा है, यह है खैबर दर्रा, यही आपका पश्चिमी घाट श्रृंखला में स्थित नहीं है, ठीक है। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा सही। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट श्रृंखला में हैं, जबकि खैबर दर्रा यह पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा कहाँ है, पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ता है, देख रहे हैं। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला दर्रा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो इनमें से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, वो है सी, शिवालिक पर्वत श्रेणी, ठीक है। शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है ए, अनाई मुड्डी। अनाई मुड्डी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है।
यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया है कि अनाई मुड्डी, इसको जो है अनाई मुद्दी या फिर अनामुद्दी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर है। तथा ये केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है। ये चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। ठीक है, किसका भाग है ये? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का ये भाग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ पर्वत चोटियाँ दी गई हैं। यहाँ पर कुछ पर्वत चोटियाँ दी गई हैं और ये उनकी पहाड़ियाँ दी गई हैं जिसमें ये पर्वत चोटी स्थित है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर घटना चक्र ने इसके उत्तर में यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये विकल्प जो दिए गए हैं उसमें सही नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखने पर हमें स्पष्ट पता चलेगा कि इस विकल्प में क्या सही होने वाला है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया है कि कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलनी पहाड़ियों में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए ये दिया गया है कि कोडाईकनाल जो दिया गया है ये अन्नामलाई में नहीं स्थित है बल्कि आपके पलनी पहाड़ियों में स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक है, पलनी पहाड़ियाँ पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, पलनी की जो पहाड़ियाँ हैं पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि इसी प्रकार शिमला जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। अतः इस प्रश्न का विकल्प बी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, तो इसमें आपका बी और डी ये दोनों आंसर हो जाएंगे, ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर घटना चक्र ने स्टार लगाया हुआ है उत्तर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सूची 1 में पहाड़ियाँ दी गई हैं और यहाँ सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। ठीक है, तो हमको इन पहाड़ियों को इनके राज्यों के साथ सुमेलित करना है कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आइए इसकी हम डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। आपका मीरी पहाड़ी कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कोल्लई मलाई कहाँ है, तो कोल्लई मलाई तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और डालमा कहाँ है, तो ये झारखंड में है। ठीक, तो ये इसके चारों विकल्प रहे हैं। ठीक है, आपका कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। इनमें से कौन सा हिमनद है जो सबसे बड़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन हिमनद जो है ये भारत में सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार भाग क्या है? यहाँ पर देखिए दिया गया हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का या सतपुरा श्रेणी का। ठीक है, तो जो मेघालय का यहाँ पठार दिया गया है, ये मेघालय का पठार किसका भाग है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रायद्वीपीय खंड का। प्रायद्वीपीय खंड का मेघालय का पठार जो है इसी का भाग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं। अरावली की श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में। अरावली श्रेणी कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी हमको पश्चिमी घाट के परिप्रेक्ष्य में, उसके संदर्भ में हमको देखना है कि जो नीचे कथन दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो देखिए पहला कथन दिया गया कि यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वत है। दूसरा दिया गया है यहाँ पर कथन कि इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। ठीक है, तीसरा दिया गया कि इसका उत्तरी खंड लावा यानी बेसाल्ट से आच्छादित है। ठीक है, तो इस पश्चिमी घाट के संबंध में यहाँ पर 3 तथ्य दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, यानी 1, 2 व 3 ये तीनों ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिए गए हैं ये तीनों कथन कि यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, ये भी सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, यह भी सही है। और तीसरा दिया गया कि इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित होता है, यह भी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि
भारत का औसत समुद्र तल किस तट से नापा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आपका चेन्नई से नापा जाता है। ये कहाँ से तय नापा जाता है, चेन्नई से नापा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया है कि भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई से नापा जाता है, चेन्नई तट से नापा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जब आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन का नाम होता है, जो उसका बोर्ड लिखा होता है, उस बोर्ड के नीचे आप जब देखेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि इसका समुद्र तल कितना है। ठीक है, औसत समुद्र तल इसका लिखा रहता है कि कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो ये जो औसत समुद्र तल निकाला जाता है वो चेन्नई के तट से ही नापा जाता है पूरे भारत में। ठीक है, पूरे भारत में जो भी स्टेशन हैं उन सबका औसत समुद्र तल इस चेन्नई तट से ही नापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। ठीक है, गुजरात का समुद्र तट सबसे लंबा है भारत में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। तो गुजरात भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। ठीक है, तो इसका भारत में कितने राज्यों की सीमा जो है समुद्र तट से लगती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 9 राज्य लगते हैं। ठीक है, 9 राज्य। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या है। तो देखिए वही फिर से आंसर हो जाएगा डी, यानी 9। तटीय राज्यों की संख्या कितनी है कुल भारत में, 9 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये पश्चिम तटीय कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं, इस पर हमको विचार करके ये बताना है कि उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन से शहर है। देखिए दिया गया है जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। ठीक है, ये राज्य दिए गए हैं। तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प यहाँ पर दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी 1 4 2 3, 1 4 2 3 इस तरह से इसका उत्तर दक्षिण क्रम हो जाएगा। यानी पहले सबसे उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा यानी जंजीरा हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका उससे दक्षिण में सिंधुदुर्ग हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा कन्नूर और उसके बाद हो जाएगा नागरकोइल। ठीक है, तो ये उत्तर दक्षिण क्रम हो जाएगा। यानी अगर इसको आप नंबरिंग देना चाहें तो 1 नंबर पर आपका सबसे उत्तर में हो जाएगा जंजीरा, दूसरे नंबर पर आपका सिंधुदुर्ग हो जाएगा, तीसरे पर आपका कन्नूर हो जाएगा और चौथे पे ये आपका नागरकोइल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए। देखिए दिए गए पश्चिमी तट पर स्थित उपयुक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम इस प्रकार है। ठीक है, आपका जंजीरा कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। फिर सिंधुदुर्ग है, यह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। फिर कन्नूर, ये केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। नागरकोइल ये तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। ठीक है, ये इसका उत्तर दक्षिण क्रम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कन्याकुमारी को। कन्याकुमारी को आपका केप केमोरिन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, यानी कौन कौन से द्वीप हैं जिसे 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल इन दोनों द्वीपों को अलग करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, फिर दिया गया दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं अंडमान एवं निकोबार तथा इसका है फिर पंबन एवं तथा मन्नार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, अंडमान और निकोबार। अंडमान तथा निकोबार को आपका 10 डिग्री जो चैनल है 10 डिग्री चैनल ये अलग करता है इन दोनों द्वीपों को। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप को, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह के लघु अंडमान को कार निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है, तो ये लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए देखिए फिर से वही प्रश्न दिया गया है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीप से। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राम सेतु, ठीक है, इसको एडम्स ब्रिज कहा जाता है। राम सेतु
शुरू होता है। तो राम सेतु ब्रिज कहाँ शुरू होता है? ये शुरू होता है ए धनुषकोडी से। धनुषकोडी से राम सेतु शुरू हो जाता है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू हो जाता है? धनुषकोडी से शुरू हो जाता है। और ये धनुषकोडी कहाँ है? तो ये पंबन द्वीप पर है। पंबन द्वीप पर धनुषकोडी इसका अंतिम छोर है। ठीक है, और ये कहाँ तक जाता है? तो श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाता है और एक श्रृंखला के रूप में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो इनमें से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? ये एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा द्वीप है जो कि भारत के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारत के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट क्या कहा जाता है? सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, कर्नाटक को जाना जाता है। ठीक है, कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को IT पावर हाउस या फिर सिलिकॉन स्टेट के नामों से पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी का गढ़ कहा जाता है और इस कर्नाटक राज्य को क्या कहा जाता है? IT पावर हाउस कहा जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, इस कर्नाटक राज्य को। और यहाँ पर भारत की सिलिकॉन वैली, ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है बेंगलुरु शहर। बेंगलुरु शहर को क्या कहा जाता है? इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, चलिए वही प्रश्न आ गया है। देखिए दिया गया है कि कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है भारत में? ये बेंगलुरु शहर में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु शहर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी छत्तीसगढ़ की सीमा किन राज्यों के साथ उभयनिष्ठ नहीं है? ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है? तो वो हो जाएगा विकल्प बी, बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। ठीक है, कि देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो जानते हैं आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपके दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन तीनों के शहर क्षेत्र स्थित हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राज्यों के नाम दिए गए हैं और इधर राजधानियों के नाम दिए गए हैं। तो इनके राज्यों की राजधानियों से हमको मैच कराना है हमें। तो आइए देख लेते हैं। देखिए असम की राजधानी क्या हो जाएगी? असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? तो मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? तो गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। और मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी? तो मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फाल। ठीक है, यही इसके सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र का प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधर श्रेणी का क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गद्दी। गद्दी जो है ये धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए व्याख्या में दिया गया कि धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में आपका गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख है। ठीक है, तो ये कुछ जनजातियां हैं जो कि आपकी धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में हैं, सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है।
तो देखिए जरवा जनजाति का निवास स्थान क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अंडमान व निकोबार। ठीक है, जरवा जनजाति का निवास स्थान अंडमान व निकोबार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चेंचू। चेंचू जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है, ये केरल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। देखिए दिया गया कि लेप्चा जनजाति सिक्किम में, डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में तथा डफला यह अरुणाचल प्रदेश व असम के कुछ भागों में पाई जाती है। चेंचू जनजाति यह मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा यह केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक है, तो जो चेंचू जनजाति है यह आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र की जनजाति है। ठीक है, लेकिन केरल के भी कुछ भागों में यह पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि तमरिया, कौन सी तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है तमरिया जनजाति, तो ये आपका झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति, कौन सी थारू जनजाति निवास कर रही है। तो थारू जनजाति किन राज्यों में निवास करती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आपकी थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार में निवास कर रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में निवास कर रही है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी, यानी गोंड एवं खरवार के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है तथा बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी संथाल व गोंड के बाद जनजाति है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपकी थारू जनजाति है यह उत्तराखंड में तो सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी यह तीसरे स्थान पर आती है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। किसके बाद, तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति है, दूसरे नंबर पर खरवार जनजाति है। ठीक है, और बिहार की भी यह तीसरी जनजाति है। बिहार में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, तो वहाँ पर संथाल और गोंड है, उसके बाद तीसरे नंबर पर थारू आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। तो देखिए यहाँ पर आदिवासी दिए गए हैं, यहाँ पर उनकी अवस्थिति दी गई, यानी किस जनजाति की किस राज्य में अवस्थिति है। ठीक है, तो आइए मैच करा लेते हैं। देखिए दिया गया है भील, तो भील कहाँ की जनजाति है, तो ये राजस्थान की जनजाति है। ठीक है, भील आपकी राजस्थान की जनजाति है। गोंड कहाँ की है, तो गोंड आपका सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। लिम्बुस कहाँ है, तो लिम्बुस आपकी हो जाएगी सिक्किम में। ठीक है, लिम्बुस कहाँ के है, लिम्बुस हो जाएगी सिक्किम में। और कोनियाक कहाँ की हो जाएगी, ये नागालैंड की हो जाएगी। ठीक है, कोनियाक जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी किसका उदाहरण है, यहाँ पर देखिए दिया गया है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, आक्रमणवर्ती अपवाह का या परवर्ती अपवाह का। तो जो गंगा नदी है किसका उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पूर्ववर्ती अपवाह का। ठीक है, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है, तो देखिए इसका यहाँ पर दिया गया सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, सतलज, काली, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र। तो कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, सतलज और काली नदी के बीच में आपका कुमायूं हिमालय स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। तो यहाँ पर कुछ स्थल दिए गए हैं और यहाँ उनकी नदियों के संगम दिए गए हैं। ठीक है, तो हमको इन नदियों के संगम से इनके स्थलों को सुमेलित कराना है। तो देखिए यहाँ पर चूँकि विकल्प में घटना चक्र ने स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर स्टार लगा है, तो हमको यहाँ पर इसकी व्याख्या देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि विकल्प सही नहीं दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि प्रश्न सूची 1 के अंतर्गत दिए गए स्थलों रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में क्रमशः अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर तथा भागीरथी अलकनंदा से हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो रुद्रप्रयाग है इसका रुद्रप्रयाग में किसका संगम होता है, तो यहाँ पर अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम होता है।
कर्णप्रयाग में किसका किसका संगम होता है, तो ये अलकनंदा व पिंडर का संगम होता है। देवप्रयाग में किसका संगम होता है, तो ये भागीरथी व अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया कि जबकि नंद प्रयाग और विष्णु गंगा व मंदाकिनी सुमेलित नहीं है। ठीक है, नंद प्रयाग में विष्णु गंगा व मंदाकिनी सुमेलित नहीं है, यानी कि नंद प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो नंद प्रयाग है यहाँ पर किन नदियों का संगम स्थल होता है, यह अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल होता है। ठीक है, तो आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प बी माना है था, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये अलकनंदा के तट पर स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर किया करिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। धन्यवाद।